हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों आप तो जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम आपके बीच 20 प्रश्नों को लेकर के आने वाले हैं और वैसे प्रश्न जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और भाई साहब आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये गारंटी नहीं है कि कौन से प्रश्न आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम टॉप 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई मेरे, तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक को भी जल्दी से दबा दीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न आपके बीच ये है कि निम्न में से किसका एक ईंधन मान अधिकतम होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किस एक का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। हम आपको ऑप्शन देंगे 4 और उसमें से आपको करना है किसी एक पर वार। और चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं इन चारों में से। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है चारकोल, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है गैसोलीन। और इन चारों में से आपका कौन सा सही हो गया जल्दी से बता दीजिए और फिलहाल हम आपको आंसर बताते चलेंगे। और यहाँ से दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। आप अपने कॉपी में नोटबुक में जरूर इसको सही करके देखिएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न आपके बीच ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। और यहां से आपको प्रदूषण फैलाने वाले जो कम से कम प्रदूषण फैलाते हैं दोस्तों उसके बारे में, वैसे ईंधन के बारे में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन आपके बीच देते हैं, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल और केरोसिन। भाई साहब यहां पे आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता है कि कोयला कितना प्रदूषित करता है, डीजल से कितना प्रदूषण होता है और वहीं पे केरोसिन से कितना प्रदूषण होता है। तो इस तरह से देख करके भी आप इसका सही उत्तर लगा देंगे और वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है। चलते हैं अगला और तीसरा नंबर प्रश्न आपके बीच है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। कौन सा ईंधन कहा जाता है जो रॉकेट को चलाता है दोस्तों, उसके बारे में पूछा है। चलते हैं ऑप्शन भी हम आपको देंगे लेकिन सही उत्तर आपको लगा देना है जल्दी से। और दोस्तों ऑप्शन है आपके बीच बायोमास, दूसरा है कोक, तीसरा है प्राणोदक और चौथा है कोल गैस। और इनमें से आपको सही उत्तर के साथ चले जाना है। और चलते हैं इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं। वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है जो है प्राणोदक। और इस प्रकार से आपका 3 क्वेश्चन सही हो चुका है। चौथे प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक प्रदूषण मात्रा के बारे में पूछा गया है। यदि आप पिछले सेट को देखे होंगे तो उसमें हम कोयला के बारे में पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। नहीं देखें तो फिलहाल हम यहां से देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशत किसमें होता है, कौन से कोयले में। ऑप्शन आपके बीच पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला और तीसरा है बिटुमिनस कोयला और चौथा है इंट्रासाइट कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ आपको जाना है और यहां से आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे जल्दी से। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा जो है एंथ्रासाइट कोयला और इसी में कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है। चलते हैं इससे पहले दोस्तों आपको इसमें कमेंट में बताना है कि ये जो है एंथ्रासाइट कोयला उसमें कार्बन के कितनी प्रतिशत पाए जाते हैं, ये चीज बता देना है। फिलहाल 5वें प्रश्न आपके बीच है कि भूरा कोयला जिसे ब्राउन कोयल भी कहा जाता है उसके नाम से जाना जाता है, वो कौन सा कोयला कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि भूरा कोयला किस कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन आपको हम देते हैं, पहला ऑप्शन है पीट, दूसरा है लिग्नाइट और तीसरा जो ऑप्शन है आपके बीच वो है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। और इसमें से भूरा कोयला किसे कहा जाता है, आप इसका सही उत्तर जल्दी से लगा दीजिए। और हमें उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर लगाए होंगे ऑप्शन नंबर बी जो है लिग्नाइट और इसी को दोस्तों भूरा कोयला भी कहा जाता है। चलिए इस प्रकार से हम 5 प्रश्नों को सही कर चुके हैं। छठा में एंट्री हो चुका है हमारा और छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई साहब परमाणु क्रमांक जिसका 20 होता है ना उसका नाम जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। लेकिन फिलहाल हम जानने वाले हैं कि उसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है ये। और चलते हैं ऑप्शन में आपको बता देना है जल्दी से। ये है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2 8 10, दूसरा ऑप्शन है 2 6 8 4 और तीसरा ऑप्शन है 2 8 8 2 और चौथा ऑप्शन है 2 10 8। यहाँ से 20 वाले का बताना है तो जल्दी से आप इसका सही उत्तर कर दीजिए और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
2882, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाने वाला है। और ये रहा आपके बीच ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से दिया हुआ है 2882। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना बोला था, 20, और इसको आप काउंट कीजिए दोस्तों, 8 8 16 और 2 18 और 2 20, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न मतलब 7वें नंबर की ओर। और 7वां नंबर आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया गया है वो कौन से संरूपण धातु के लिए है। और यहाँ से आप इसका सही उत्तर जल्दी से लगाइएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन आपको दे देते हैं, 2 और 8 होगा, ये आपका गलती से यहाँ पे आ चुका है, ये 0 है ना, टपक गया है। यहाँ पे क्या होगा, 2 8 है, दूसरा है 2 8 और 7, और तीसरा है 2 8 8 और चौथा है 2 8 8 2। इसमें से सही उत्तर जल्दी से आप लगा दीजिए। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो है 2 8 8 2, और यही हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद हम चलेंगे 10वें नंबर प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन ट्यून करता है, मतलब बदल जाता है। और ये क्या है कि कामायनी किसकी कृति है, मतलब कामायनी एक साहित्य है दोस्तों, और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बता देना है। चलते हैं ऑप्शन के साथ, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। और अंतिम जो ऑप्शन है वो आपका है महादेवी वर्मा। और इन चारों में से आपको सही उत्तर के साथ चले जाना है। और आप इसका सही उत्तर किए होंगे दोस्तों, वो हमें उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे, जो है जयशंकर प्रसाद, और यही इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास जो है मृग नयनी, और इसका उपन्यासकार कौन है। ये उपन्यास है दोस्तों, आप याद भी रखिएगा, मृग नयनी। और इसी उपन्यास के बारे में पूछ रहा है कि इसका उपन्यासकार मतलब उसको लिखने वाले कौन हैं। और ऑप्शन है आपके बीच वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है विजय तेंदुलकर और चौथा है मुंशी प्रेमचंद। तो आप इसका सही उत्तर पढ़े होंगे तो बता दिए होंगे, लेकिन आप नहीं बताए होंगे दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं। और ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, जो है वृंदावन लाल वर्मा, और यही इसका राइट आंसर होगा। और उन्हीं ने क्या किया था, मृग नयनी उपन्यास का रचना किया था। चलते हैं अगले प्रश्न, जो है हमारा 12 नंबर का। और इसमें पूछ रहा है कि मधुशाला किसकी कृति है, मतलब भाई साहब मधुशाला किसने लिखा है। ये तो ऑप्शन आप देख करके ही बता देंगे। और इसका सही उत्तर आप बता दीजिए जल्दी से, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है महादेवी वर्मा। और दोस्तों आप इसका ऑप्शन देखते ही बना दिए होंगे, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हरिवंश राय बच्चन है, और इन्हीं ने मधुशाला की रचना किए थे। और चलते हैं अब हम 13 नंबर प्रश्न की ओर। और यहाँ से हमको पूछा है कि नील दर्पण नाटक संबंधित है। नील दर्पण एक नाटक है, और ये किससे संबंधित है इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो जल्दी से आप हमें बताइए। हम फिलहाल आपको ऑप्शन दे देते हैं, और वो है नील विद्रोह से, दूसरा है पवना विद्रोह से, और तीसरा है संथाल विद्रोह से, और चौथा है चंपारण सत्याग्रह से। और इन चारों में से आप नाम को भी रिलेट करके इसका सही उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नील दर्पण के बारे में बोला जो नाटक है, तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ये, मतलब नील विद्रोह से, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ये में। और इस प्रकार से हमने 13 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया है। चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। कौन सा मास जो है, मतलब कौन सा महीना पहला महीना होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। किसके अनुसार से, तो शक संवत के आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है उसके आधार पर। चलते हैं हम आपको ऑप्शन दे देते हैं जल्दी से। और वो है हमारा चैत्र, दूसरा है वैशाख, और तीसरा है माघ, और चौथा है कार्तिक। और इन चारों में से बताना है कि प्रथम जो मास होता है वो कौन सा मास होता है। और यहाँ से आप इसका सही उत्तर किए होंगे, क्योंकि आप भी जानते होंगे। और इसका सही उत्तर होगा आपका चैत्र, और यही इसका सही उत्तर है, प्रथम मास यही होता है। उसके बाद हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न। और यहाँ पे पूछ रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। कौन सा माह होगा दोस्तों, ये चीज पूछ रहा है, अंतिम मास। उसमें तो पूछा था पहला, तो पहला था चैत्र, और इसमें पूछ रहा है अंतिम, तो अंतिम बताना है। पहला ऑप्शन देते हैं चैत्र, दूसरा है माघ, और तीसरा ऑप्शन जो आपके बीच है वो पौष है, और चौथा है फाल्गुन। तो ये आपको चारों ऑप्शन में से सही उत्तर के साथ चले जाना है। और आप हम देखते हैं कि आप इसका सही उत्तर क्या किए होंगे। और दोस्तों यहाँ से आप सही उत्तर इसका कर चुके होंगे, और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है फाल्गुन। और यहाँ से आप इसका सही उत्तर यही लगा चुके होंगे। फिलहाल हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। ये है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है।
भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ये चीज़ होता है कि ऑप्शन इसमें दे दिया है क्या क्या, वो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहला ऑप्शन है चीता, दूसरा है तेंदुआ, और तीसरा है बाघ, और चौथा है सिंह। और यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन जब भी होता है हमको तो ऑप्शन नंबर सी और डी में, मतलब बाघ और सिंह में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको यहाँ से आज कंफर्म कर लेना है कि जब भी भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो आप उसका सही उत्तर क्या लगाने वाले हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब बाघ होगा, और यही क्या है, राष्ट्रीय पशु हैं। फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा और आप जान चुके होंगे। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न, और यहाँ से पूछ रहा है बाघ जो है उससे पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मतलब अभी तो बाघ है, लेकिन इससे जो पहले क्या था राष्ट्रीय पशु, उसके बारे में बताना है। तो आप इसका सही से समझ गए होंगे, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। क्या है देखते हैं, हिरन है, नीलगाय है, तीसरा सिंह है, और चौथा गैंडा है। और इन चारों में से आप इसका सही उत्तर लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिंह ही इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। और ये हमारा सही हो चुका है। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, और यहां से दोस्तों पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी, मतलब नेशनल बर्ड कौन सा है, इसके बारे में बताना है। और ये तो सभी को बता देंगे, और यहां से हम भी आपको बता देते हैं कि पहला नंबर ऑप्शन देखते ही हमारा मिजाज क्या होता है, खुश हो जाता है कि भाई साहब हम तो इसका सही उत्तर जान रहे हैं। और ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, जो है मयूर, मतलब मोर, और यही हमारा राष्ट्रीय पंछी है। इसी तरह से हमारा 18 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। 19 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पंछी बहुतायता में मिलते हैं। ये चीज बताना है कि मध्य प्रदेश के दोस्तों कौन सा जिला ऐसा है जिसमें राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, मोर है, और वो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, मतलब बहुतायता में मिलता है। इसके बारे में आपको बता देना है, और इसका क्या सही उत्तर होगा आपको जल्दी से बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन हम आपको दे देते हैं जल्दी से, और ये है ऑप्शन आपके बीच रीवा, मुरैना और भिंड है, और फिर चौथा जो है वो सतना भारत है। और इन चारों में से जल्दी से बता दीजिए कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का, तो ये है हमारा मुरैना, जो ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका सही उत्तर है। और यहीं पे मोर बहुतायता में पाया जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों इस क्यूज का, मतलब टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन कम नहीं है किसी से, और आपको ये बता देना है हंसते हुए कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। भाई साहब आपको पता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, वो क्षेत्र का नाम बताना है कि किससे संबंधित है। फिलहाल हम आपको ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं, और वो है ऑप्शन खेल से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, पत्रकारिता से, और चौथा जो है उत्कृष्ट समाज सेवा से। तो आप जल्दी से इसका सही उत्तर कर पाएंगे, और सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए। आपको बता देना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और आप इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को लगाए होंगे, जो है पत्रकारिता। और दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में ही गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। और इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन है वो टॉप 20 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो जाता है। और आपका जो काम अब बच गया है दोस्तों, वो है काम कि आपको कमेंट में जा करके बता देना है कि 20 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। भाई साहब ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे किसी से कुछ दिखा नहीं रहे हैं या फिर कुछ छुपा नहीं रहे। तो जल्दी हैं, हम कमेंट में इंतजार करेंगे कि आप क्या अपना उत्तर दे पाए हैं, और हमें आशा रहेगा कि आप 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिए होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज को हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं और आते ही रहेंगे। तो आपसे हम लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।